नमस्कार विद्यार्थियों। परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार उनके उत्तर देने चाहिए, इसके विषय में ज्ञान देने के लिए समय समय पर मैं वीडियो डालती रहूँगी। अभी हम अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, तो इसी क्रम में मैंने आज अब जो टॉपिक या प्रकरण आरंभ कर रही हूँ वो है छंद प्रकरण। छंद क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, छंदों का नियम क्या है, इनको पहचाना कैसे जाता है, ये सब हमारा छंद पढ़ने से पूर्व ये सब हमें जानना आवश्यक है। तो इसी के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि छंद होती क्या है। तो पद्य लिखते समय अक्षरों की जो एक निश्चित व्यवस्था होती है उसे हम छंद कहते हैं। पद्य की, काव्य की एक गेयात्मकता, एक गति, एक लय को बनाए रखने के लिए वर्णों की कुछ निश्चित व्यवस्थाएं की जाती हैं और जितने वर्ण या जिस तरह के जिन जिन छंदों में आते हैं उन छंद को एक नाम दे दिया जाता है, तो उसी छंद के नाम से उसे जाना जाता है। उस निश्चित व्यवस्था के आधार पर छंद को हम, उस काव्य को, उस पद्यांश को हम एक छंद का नाम देते हैं कि ये इस छंद के नियमों के अंतर्गत लिखा गया है, तो इसमें ये छंद है। तो छंद को वेद पुरुष का चरण माना है। श्लोक या पद्य काव्य का जो चौथाई हिस्सा होता है, प्रत्येक श्लोक काव्य पद्य के 4 भाग होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग को, प्रत्येक हिस्से को हम कहते हैं पाद या चरण। पद्य और जो छंद होते हैं वो लौकिक दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। पहला वार्णिक छंद जिसे हम वृत्त भी कहते हैं, दूसरा मात्रिक छंद जिसे हम जाति भी कहते हैं। वार्णिक छंद वो छंद होते हैं जिनमें कि हम अक्षरों की गणना करते हैं, अक्षरों की गणना करते हैं, उस गणना के आधार पर हम गणों का निर्धारण करते हैं और उन वर्णों की गणना के आधार पर जो छंद होते हैं उनको हम वार्णिक छंद कहते हैं या फिर वृत्त कहते हैं। और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं को गिना जाता है, जैसे कि यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हों, वो ये आर्य छंद का उदाहरण है। तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं जहाँ मात्राओं को गिना जाता है, या फिर हम उसे जाति भी कहते हैं। अब आप वर्णों के आधार पर वर्णों को समझिए पहले कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे इंगित करते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम लघु वर्ण कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लघु वर्ण कहेंगे। और जिसका संकेत, जिसका चिन्ह है अंग्रेजी के आई जैसा, हिंदी के खड़ी पाई जैसा, जिसको हम ल लिखकर ल अर्थात लघु कहकर इंगित कर देते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता हो उसे हम गुरु कहते हैं, उसे गुरु वर्ण कहेंगे। और गुरु वर्ण का संकेत क्या है, अंग्रेजी के एस जैसा, संस्कृत के खंडाकार अ जैसा। गुरु वर्ण का अर्थ होता है 1, 2 अर्थात 2 मात्राओं का समय, 2 लघु मात्राएं हैं जिनको कि फिर ये गुरु बन गई हैं, इस तरह से बन गया। और इनका जो संकेत है गुरु को हम ग लिखकर भी इंगित करते हैं। लेकिन जब हम पद्य में वर्णों की गणना करेंगे तो हमें संकेत ये एस और ये आई ही लिखना होगा, लघु के ऊपर ये होगा और गुरु के ऊपर ये होगा। तो लौकिक भेद से वैसे छंद के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, वार्णिक और मात्रिक, जिसे हम वृत्त या जाति भी कहते हैं। और अक्षरों या वर्णों के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला संवृत्त छंद। संवृत्त छंद वो होता है जिसके कि चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। प्रत्येक छंद के 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में जो वर्ण होंगे वो बराबर बराबर ही होंगे। अगर किसी में 12 वर्ण हैं पहले में, तो दूसरे में भी 12, तीसरे चौथे सभी में 12 होंगे, तो समान वर्ण होने के कारण उसे हम कहेंगे संवृत्त छंद, जैसे कि अनुष्टुप छंद है। अर्धसंवृत्त वो होता है जिसके आधे वृत्त में एक जैसे वर्ण हो और आधे में एक जैसे हो, अर्थात जिसके पहले और तीसरे में बराबर हो और दूसरे और चौथे में बराबर या समान वर्ण हो, उसे हम अर्धसंवृत्त कहेंगे, यानी कि आधी समानता वाला छंद, जैसे कि वियोगिनी छंद के अंतर्गत आप देखोगे। विषमवृत्त छंद,
जिसके कि चारों ही चरण भिन्न हो, किसी में भी किसी से मिलता हुआ प्रत्येक चरण का वर्ण न हो। तो जैसे कि उद्गाता छंद जो होगा वो विषम वृत्त है। इसको और अधिक स्पष्ट समझ इस तरह से समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए वृत्त अर्थात घेरा, तो मैंने ये घेरा बनाया गोल, और क्योंकि प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं तो इसके 4 भाग कर रही हूँ, तो मैंने इसके बराबर 4 भाग कर दिए। तो यहाँ बराबर जगह है चारों में, अर्थात बराबर मात्राएं बराबर वर्ण जिनमें होंगे, चारों भाग बराबर हैं जिसके, वो हो गया बराबर से तात्पर्य बराबर वर्णों वाले हैं, वो हो गया समवृत्त। और अर्ध समवृत्त, फिर से एक वृत्त लिया, एक घेरा लिया और उसको इस तरह से 4 भाग किए कि वो अर्ध समवृत्त बन जाए। तो मैंने ये इसके 4 भाग इस तरह से किए, 2 भाग इसके छोटे हैं, पहला और तीसरा, 1 2 3, यानी पहला और तीसरा, और 2 3 और 4 दूसरा और चौथा एक जैसे हैं। तो अर्थात इसका पहला दूसरा, या पहला यहाँ से कर लीजिए पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा एक जैसे हों, बराबर वर्णों वाले हों, और दूसरा और चौथा बराबर वर्णों वाले हों, तो वो अर्ध समवृत्त छंद कहलाता है। विषम वृत्त, फिर से एक वृत्त लिया, उसके 4 भाग किए, क्योंकि 4 चरण होते हैं, ठीक है, चरण या पाद होते हैं, और चारों में जब कहीं भी बराबरी न हो, 4 भाग तो कर लिए, लेकिन ये बहुत छोटा है अर्थात इसमें सबसे कम वर्ण है, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें इससे ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन एक भी बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो ये हो गया पूरी तरह से अलग, तो ये विषम हो गया, इसमें कहीं भी समानता नहीं है, जिसमें समानता नहीं वो विषम हो गया। तो ये विषम वृत्त इस तरह से समझे जा सकते हैं। वर्णों की गणना किस प्रकार से होती है? तो वर्णों की गणना करने के लिए एक सूत्र है, ये सूत्र अगर आपने याद रखा तो आपकी जितनी भी छंद हैं वो सभी सरल और सुगम हो जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और ये सूत्र है यमाता राज भान सलगा। तो इन्हीं के आधार पर हम वर्णों की गणना करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये लिया य, तो ये हो गया लघु, वर्णों की गणना कर रहे हैं ना, तो ये एक मात्रा वाला है, तो इसको लघु से इंगित करेंगे। माँ, ये 2 मात्राओं वाला है, ये दीर्घ है, तो इसे गुरु से इंगित करेंगे। ता, इसे गुरु से इंगित करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि वर्णों की जब हम गणना करते हैं तो 3 वर्ण लेते हैं, तो य मा ता, ये 3 वर्ण मैंने लिए हैं, और 3 वर्णों का एक गण बन जाता है। तो 3 वर्णों का एक गण होता है। अब ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है कि गण स्वरूप प्रतिपादक या गण स्वरूप विधायक सूत्र कौन सा है? वो है यमाता राज भान सलगा। तो 3 वर्णों का एक गण होता है। अब यानी कि अब आपके सामने प्रश्न है कि एक गण में कितने वर्ण होते हैं, अर्थात प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। लघु गुरु के क्रम से गण बन जाते हैं। तो इसको गणों को बनाने के लिए जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो गण बनेंगे। तो गणों को बनाने के लिए मैंने ये जो यमाता राज भान सलगा सूत्र है, इसको थोड़ा दूर दूर करके यहाँ लिखा है, यमाता राज भान सलगा। अब गण कैसे बनेंगे, ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि आप लघु और गुरु कैसे इंगित करेंगे। हम जो 1 मात्रा का समय है उसके ऊपर हमने लघु लगा दिया, जो 2 मात्राओं का समय है उसके ऊपर हमने गुरु का संकेत लगा दिया। तो अब गण बनाने हैं, तो पहले चलो हम इससे आरंभ करते हैं। गणों के लिए क्या कहा हमने? 3 वर्णों का एक गण होता है, तो 3 वर्ण ले लो। सबसे पहले य से लेके ता तक कर लीजिए। तो अब इस गण का नाम क्या होगा? क्योंकि ये य से आरंभ हो रहा है, इसलिए ये हो गया य गण। तो य मा ता लघु, मा गुरु, ता गुरु, तो ये हो गया य गण। अब ये नीले से बना रही हूँ मैं मगण, क्योंकि ये मैंने म से आरंभ किया इसलिए इसका नाम हो गया मगण। तो माँ गुरु, ता गुरु, क्योंकि देखिए दीर्घ मात्रा है, यहाँ लघु था तो लघु का चिन्ह किया, अब यहाँ गुरु चिन्ह लगाया है। माँ ता रा, अर्थात तीनों ही गुरु हैं, तो तीनों गुरु जिसमें है वो क्या हो गया? मगण। अब मैंने ये नारंगी कलर से किया है, त से आरंभ होने के कारण ये हो गया तगण। तो यहाँ आप करेंगे और 3 ही वर्ण लेने हैं, क्योंकि 3 वर्णों का एक गण होता है, ठीक है। तो ता रा ज गुरु, ता रा गुरु, और ज अंत में एक लघु, तो 2 गुरु 1 लघु, ये बन गया तगण। अब आ जाइए
रगण बनेगा, क्योंकि र से आरंभ कर रहे हैं, 3 वर्ण ले रहे हैं, वो क्या क्या आ रहे हैं, रा ज भा। ये मैंने काले से इंगित किया है, रा ज भा। तो गुरु लघु गुरु, तो र से आरंभ हुआ, ये रगण हो गया। और रगण में कैसे कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, पहले एक गुरु आएगा, फिर एक लघु आएगा, फिर एक गुरु आएगा, अर्थात इसके रगण जो होता है उसके बीच में लघु होता है। केवल इतना याद रखोगे कि रगण के बीच में लघु आता है। तो इसका बीच में लघु का कहने का तात्पर्य यही होगा कि आगे पीछे गुरु है। अब हम ज से 3 वर्ण लेते हैं, ज भा न, इसको मैंने हरे से इंगित किया है, तो ज से आरंभ किया, जगण बन गया। ज लघु भा गुरु न लघु, तो ये हो गया बीच में जिसके गुरु है और आगे पीछे लघु हैं, ये जगण है। भ से आरंभ कर रही हूँ, लाल से देखिए बनाया है पूरा, 3 वर्ण लिए स तक, तो ये हो गया भगण। भा न स, यानी कि इसके शुरू में एक गुरु है और पीछे 2 लघु हैं। अब न से आरंभ करूँगी तो ये बनेगा नगण, ये मैंने पर्पल से बनाया है, बैंगनी कलर से, तो ये बनेगा न से आरंभ है तो नगण है। न स ल, तीनों में ही लघु है, तो नगण में 3 लघु होते हैं। और अब स रह गया, तो स से आरंभ करते हैं, अंत ल ग, तो ये 3 ही वर्ण बचते हैं, स ल गा, तो इसमें अंत में गुरु आया है, ये मैंने काले से फिर किया और ये बन गया सगण। अब अंत में ल से आरंभ करेंगे तो कोई भी गण नहीं बन पाएगा, क्योंकि गण में 3 वर्णों का होना आवश्यक है, तो इसे केवल हम लघु और गुरु कहकर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो छंदों की रचना होती है, जो छंदें होती हैं, उनमें भी ऐसा अक्सर होगा कि गणों के अतिरिक्त कोई लघु या गुरु या फिर एक लघु और गुरु दोनों ही शेष बच जाएंगे, इसीलिए यहाँ भी अंत में है। तो यमाता राज भानसल का याद रखिएगा। और इस सूत्र से कितने गण बने, तो कुल गणों की संख्या कितनी हो गई, 8 है। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये इस तरह से सगण तक, यह से लेके सगण तक, ये कुल संख्या, गणों की संख्या कितनी है, 8 है। अब प्रत्येक गण में कितने लघु कितने गुरु कहाँ कहाँ होते हैं, ये चीज़ कैसे याद रखेंगे, शायद न रह पाए, क्योंकि फिर हमें सूत्र लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसको और भी आसान करने का ये तरीका है जो मैंने एक पद्य बनाया है, इस पद्य से समझिए। देखिए यहाँ एक भाग कॉमा, दूसरा भाग कॉमा, तीसरा भाग कॉमा, चौथा भाग कॉमा, इस तरह से इस पद्य के भाग हैं। तो ये पहला तीसरा, ठीक है, पहली लाइन को लीजिए, ये जो होगी कॉमा के बाद जो आएगा वो उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो ये गण स्वरूप निर्धारित गण का स्वरूप कैसे है, यानी कि किस स्वरूप से क्या तात्पर्य, उसका रूप कैसा है, अर्थात उसमें कितने नगण हैं, उसमें कितने लघु हैं और कितने गुरु हैं, ये जानने के लिए आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि मगण स्त्री गुरु यथा, ठीक है, यथा जिस प्रकार से मगण में 3 गुरु होते हैं, मातारा बनाया ना, मगण में 3 गुरु होते हैं, उसी प्रकार से नगण स्त्री लघु तथा, तो नगण में 3 लघु होते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको क्रम से याद करा रही हूँ। क्रम अर्थात सबसे पहले तो आप जिसमें सब गुरु हों उस गण को रखिए, तो वो है मगण। तो मगण स्त्री गुरु यथा, नगण स्त्री लघु तथा। अब नगण क्या है, उसका बिल्कुल उल्टा नगण है। मगण में 3 गुरु होंगे तो नगण उसका बिल्कुल उल्टा होगा, उसमें 3 लघु होंगे। अब आ जाइए, ये तो हो गया तीनों गुरु 3 लघु, पीछे वाले सारे जो कॉमा के बाद जो लाइन आएगी वो सब लघु के होंगे और आगे वाले सब गुरु को बताएंगे, और आगे वाले का बिल्कुल उल्टा पीछे वाला होगा। जैसे मगण का उल्टा नगण है, सारे गुरु सारे लघु। भगणे आदि गुरु यथा, अब पहले पे आ जाइए, यानी आदि यानी शुरू में, भगण जिस शुरू में सबसे शुरू में जिसके गुरु हो वो क्या होता है, भगण होता है। तो भगणे आदि गुरु यथा, यगणे आदि लघु तथा। ये कैसे याद रखें, बहुत ही आसान तरीका है। म न याद रख सकते हो ना, मन को, मन तो जानते हो ना क्या होता है,
तो म न दो केवल एक शब्द बन रहा है दो वर्णों से, म और न से। तो म का उल्टा है न, ठीक है। मगण में सब गुरु और नगण में सब लघु। भगणे आदि, अब इसको कैसे याद करें कि भगड़ का उल्टा कौन सा गण है, रगण है, तगण है, हमें क्या पता। तो आप याद रखिएगा भय, भय अर्थात डर, समझते हो ना। तो मन भय दोनों याद रखें। तो भ का उल्टा य होगा, अर्थात भगण का उल्टा यगण होगा। तो भगणे आदि, अब शुरू कर लीजिए, अब क्रम से ही तो चलोगे, आदि यानी शुरू का, फिर मध्य और फिर अंत, है ना। तो ये भगणे आदि गुरु यथा यगणे आदि लघु तथा। भगण में जिस तरह से शुरू में गुरु होता है, यगण में उसी प्रकार से उसका बिल्कुल उल्टा होता है, शुरू में लघु होता है। भगण में शुरू में गुरु है तो इसका तात्पर्य अंत में सारे लघु हैं, और यगण में इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अंत में सारे गुरु हो जाएंगे और शुरू में लघु हो जाएगा। जगणे मध्य गुरु यथा, अब शुरू के बाद अब मध्य आएगा, फिर अंत आएगा। तो जगणे मध्य गुरु यथा रगणे मध्य लघु तथा, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको क्या याद रखेंगे, मन भय जर, जर अर्थात जलना। तो जगणे मध्य, अब ये आदि था, शुरुआत थी, और ये हो गया बीच। तो अब यहाँ आगे वाले में सब में गुरु आ रहा है, पीछे वाले में सब में लघु आ रहा है, और पीछे वाले आगे वाले के बिल्कुल उल्टे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जगणे मध्य गुरु यथा, तो जगण में ज भान भा गुरु आ रहा है, और तो रगणे जर याद रखना है ना, रगणे मध्य लघु तथा। अब इसके स्थान पर लघु करो तो आसपास के आगे पीछे के गुरु हो जाएंगे। सगणे अंते गुरु यथा, अब अंत में आ जाइए। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, सत, सत यानी सही या सच्चा, सच। तो सगणे अंते गुरु यथा, अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, तगणे अंते लघु तथा। अब इनको याद ऐसे रखना है, बस कुछ बहुत आसान तरीका है, किसका उल्टा किसको रखना है और किस में कितना है ये भी याद रख सकते हैं, आसान सी बात है। ये क्रम याद रखो आप, मन भय जर सत, ये क्रम याद रखो। मन अर्थात सभी, म गुरु सभी, न लघु सभी, भय अर्थात शुरुआत, ठीक है। तो शुरू में भ गुरु, आगे वाले को गुरु करते जाओ, पीछे वाले को लघु करते जाओ। तो यहाँ करेंगे आप शुरुआत, यानी कि शुरू में भ गुरु है, भगड़ में भय, भय याद रखाना, और य में शुरू में लघु है। जर, अब क्या आ गया, ये शुरुआत हो गई, तो अब जर होगा मध्य, बीच, है ना। तो जर जगण में बीच में आ रहा है गुरु, तो रगण में बीच में आएगा लघु, ये देख लो। अब शुरुआत हो गई, स्वतंत्र हो गया, शुरुआत हो गई, बीच हो गया, और अब ये हो गया अंत, सत, सत अर्थात सच या सही। तो सत अंत में, अंत करना है ना, अब अंत में गुरु, तगण, अंत में लघु। तो मन भय जर सत, ऐसे इनको याद रख सकते हैं। और फिर आगे वाले का मन, म का उल्टा न है, भ का उल्टा य है, और म न ये संपूर्ण है, ठीक है, स्वतंत्र हैं और एक जैसे हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी सारे मगण हैं, सारे गुरु हैं, सारे लघु हैं। भ शुरुआत गुरु लघु की, मध्य गुरु लघु का, और अंत गुरु लघु का। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक समस्या आ जाती है, वो आ जाती है पद्य के अंतर्गत ये पहचान करने की कि इसमें कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा गुरु है, क्योंकि सभी केवल बड़ी मात्रा वाले तो होते नहीं, जैसे या माता राज में दिखा दिया है माँ बड़ा है गुरु है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। कई बार आधे अक्षर होते हैं, कहीं अनुस्वार होता है, कहीं विसर्ग होता है, तो कहीं हलंत होता है, तब आप क्या करोगे। तो उसी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप गुरु की जो व्यवस्था होती है, गुरु का चिन्ह ऐसे है, ध्यान रखना, जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को समझिए पहले। तो पहली बात यह है कि अनुस्वार युक्त जो वर्ण होगा वो गुरु माना जाएगा। कोई लघु वर्ण है लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो गुरु माना जाएगा, उसका चिन्ह गुरु ही लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि स है और स पर अनुस्वार लगा दिया तो ये गुरु है। इसके अलावा जो दीर्घ वर्ण होते हैं
वो गुरु माने जाते हैं। ये तो पता ही है कि बड़ी मात्रा वाले दीर्घ वर्ण होते हैं। 2 मात्राएं युक्त जैसे मा, ता, रा में सारे गुरु हैं क्योंकि दीर्घ हैं। विसर्ग युक्त अगर कोई वर्ण है जिसके पीछे विसर्ग है तो वो गुरु माना जाएगा। जैसे स के पीछे विसर्ग लगा हुआ है स, तो ये गुरु ही माना जाएगा, इसको आप लघु नहीं मान सकते। अगला है संयुक्त अक्षर। कोई अक्षर किसी आगे वाले वर्ण से संयुक्त माना जाएगा। जैसे कि पद्य में कहीं किसी वर्ण के लघु वर्ण के बाद आधा अक्षर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यू है, ये छोटे की मात्रा है, ये लघु है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, आधा क आ रहा है। तो इस यू को अब हम लघु न करके गुरु कहेंगे। जैसे अब वही समझा रहे हैं, संयुक्ताक्षर अर्थात पूर्व का जो वर्ण है, यानी आधे अक्षर से पूर्व का जो वर्ण हो वो लघु होने पर भी वो गुरु ही माना जाएगा। जैसे यु यहाँ मैंने देखा तो ये यु अब क्या हो गया, ये गुरु हो गया। पाद के अंत में आवश्यकता के अनुसार विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। यानी कि हमारी छंद की जो लय, जो गति होती है, उस गति यति के अनुसार हमारी स्वेच्छा रहती है। हम चाहें तो अंतिम वर्ण को लघु होने पर भी गुरु कर सकते हैं, और अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो उसे हम लघु ही छोड़ देंगे। तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि सुर को बनाने के लिए हम कई बार राम को रामा बोल देते हैं, यानी कि उसके अ को आ करके गुरु बना देते हैं। बिल्कुल वही व्यवस्था इसके अंतर्गत है। साथ ही आप गति और यति को भी समझ लीजिए। गति क्या होता है, गति होता है लय, ठीक है, धारा प्रवाह, बिना रुके गाते रहना, बोलते रहना, पढ़ते रहना, जहाँ हम कहीं विराम नहीं ले रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, धारा प्रवाह में बोल रहे हैं, उसे हम कहते हैं गति या लय। और उस गति, उस लय के लिए ही छंदों की रचना होती है, छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं, जिससे कि हमारे अलग अलग सुर या लय बन जाते हैं। यति क्या होती है, यति कहते हैं हम रुकने को, विराम को। जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं, रुकने के संकेत होते हैं, वहाँ यति होती है। जैसे कि यति में इस तरह से भी होते हैं, यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना है, ये कॉमा लगाया, पूर्ण विराम जहाँ लगा दिया वहाँ हमें देर तक रुकना है। फिर जहाँ दो इस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से दो लगे होते हैं, तो यानी कि अब यहाँ पर पूरी तरह ही काफ़ी देर तक रुकना है, यानी कि यहाँ पद्य समाप्त हो गया और अब दूसरा आरंभ करना है। तो यति हमें कहाँ कहाँ लेनी चाहिए, तो वैसे तो पाद के आप प्रत्येक चरण पे लें, ये आपकी स्वेच्छा है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा ही लेना होगा, और आप किस प्रभाव में गा रहे हैं वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन जो पाद या चरण, श्लोक के जो भी चरण या पाद होते हैं, उनके मध्य में और अंत में यति लेना, विराम लेना आवश्यक होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम क्रम में आगे हम आरंभ करेंगे अपनी छंदों का प्रकरण, तो क्रमशः छंदें बताएंगे आपको। अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक भी करें, और अगर आपको कोई शंका हो या प्रशंसा करनी हो, प्रोत्साहन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।